महेश और राहुल बहुत अच्छे दोस्त थे। महेश एक गरीब परिवार से था जो कि अपनी चाची के साथ रहा करता और राहुल अपनी माँ आशा के साथ रहता था। जहाँ एक तरफ महेश गरीब परिवार से था तो वहीं दूसरी तरफ राहुल अमीर घर से था। महेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन अपनी गरीबी हालातों की वजह से उसे पढ़ाई करने में बड़ी परेशानी होती थी। एक दिन रात में महेश लालटेन जलाकर पढ़ रहा होता है। तभी राहुल की कॉल आती है और वो कहता है, भाई मैंने तुझे कॉल करके परेशान तो नहीं किया? वो क्या है ना, मुझे कल के प्रोजेक्ट के बारे में तुझसे कुछ बात करनी थी। नहीं भाई, परेशानी कैसी? बता ना, तुझे क्या पूछना प्रोजेक्ट के बारे में। भाई कल प्रोजेक्ट जमा करवाने का आखिरी दिन है। अगर मैंने कल प्रोजेक्ट नहीं जमा करवाया तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तेरा प्रोजेक्ट तो तैयार हो गया होगा, ये तो मुझे पता है। नहीं भाई, अभी हुआ नहीं है, कर रहा हूँ। एक काम कर, तू मेरे घर आ जा, यहीं बैठकर हम दोनों प्रोजेक्ट बना लेंगे। यार तू तो जानता है ना, पढ़ाई में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन माँ के चक्कर में कॉलेज तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना। चल ठीक है, मैं आता हूँ। राहुल इतना कहकर कॉल रखकर अपने बेड के टेबल से गाड़ी की चाबी उठाता है और कमरे से निकलकर धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रहा होता है कि तभी उसकी माँ आशा अपने हाथों में पानी का खाली जग लेकर अपने कमरे से बाहर निकलती है और राहुल को तभी पाँव सीढ़ियों से उतरता देख उससे कहती है, कहाँ जा रहा है तू इतनी रात को? तू सुधरेगा कि नहीं, बस इतना बता दे। वो माँ, मैं महेश के घर जा रहा था, कल प्रोजेक्ट जमा करवाना था ना, वही बनाने के लिए। अच्छा, तू और पढ़ाई, ये किसे पागल बना रहा है तू? अपने आप को या मुझे? क्योंकि तू कितनी दिलचस्पी रखता है पढ़ाई में, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। इसीलिए चुपचाप अपने कमरे में जा, समझा? माँ मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद महेश को कॉल करके पूछ लो। मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, कहीं पार्टी के लिए नहीं जा रहा हूँ। राहुल के बहुत समझाने के बाद आशा मान जाती है, जिसके बाद राहुल अपनी गाड़ी में बैठकर महेश के घर निकल जाता है। जब वो उसके घर पहुंचता है तो देखता है कि महेश जमीन पर किताब कॉपियां बिखराए एक लालटेन जलाकर पढ़ रहा होता है। तभी वो कहता है, भाई तू एक लालटेन के उजाले में पढ़ कैसे सकता है? मेरे तो बस की नहीं है ऐसे पढ़ना। तुझे दिखाई दे रहा है या सिर्फ तू पढ़ने का नाटक कर रहा है? भाई मुझे सब दिखाई दे रहा है, हमें ऐसे कम उजाले में पढ़ने की आदत है। भाई तो तू अपने घर में लाइट क्यों नहीं लगवा लेता है? ऐसे अंधेरे में रोज पढ़ता है क्या? भाई बोला ना मैंने कि मुझे आदत है, तू मेरी चिंता मत कर। भाई लेकिन मुझे आदत नहीं है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक काम कर, मेरा प्रोजेक्ट भी तू ही तैयार कर दे, मैं जा रहा हूँ। महेश के घर की हालत देखकर राहुल वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर घर चला जाता है और अपनी माँ के कमरे में जाकर उन्हें जगाते हुए कहता है, माँ महेश के घर की हालत इतनी बुरी है, गरीबी में पढ़ाई इतनी मुश्किल से होती है, मुझे आज पता चला। क्या हुआ? तू कुछ परेशान सा लग रहा है। माँ मैं जब महेश के घर गया तो मैंने देखा वो अंधेरे में सिर्फ एक लालटेन के नीचे पढ़ रहा था, और एक मैं हूँ जिसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझसे पढ़ाई नहीं होती। हम दोनों की पढ़ाई में कितना अंतर है। हाँ बेटा, क्योंकि तुझे बिना मांगे सब मिल गया है, इसलिए तुझे किसी भी चीज की कदर नहीं है, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या पैसा। लेकिन वो तो गरीब है ना, और उससे अपने हालातों को बदलने के लिए पढ़ना जरूरी है, इसीलिए उसे उसके सिवा और कुछ नहीं दिखता, अपनी तकलीफ भी नहीं। आप सही कह रही है माँ। राहुल इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जहाँ एक तरफ राहुल अपनी गाड़ी से कॉलेज पहुँचता है तो वहीं दूसरी तरफ महेश हाथों में 4 बुक और प्रोजेक्ट लिए पैदल पैदल कॉलेज पहुँचता है तो देखता है कि राहुल अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ खड़ा बातें कर रहा है। तभी वो उसके पास जाकर उसे प्रोजेक्ट देते हुए कहता है, भाई मैंने तेरा प्रोजेक्ट पूरा कर दिया है, तू जाकर जमा करवा दियो। थैंक यू भाई, लेकिन अब तू कहाँ जा रहा है? भाई लाइब्रेरी जा रहा हूँ, परसों से एग्जाम है, मुझे तैयारी करनी है। एक बात बताओ महेश, तुम जैसे गरीब की पढ़ाई का फायदा भी क्या है? पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं, बिना पैसों के आज की दुनिया में होता ही क्या है? मेरी मानो तो तुम भी अपने पिता की तरह रिक्शा चलाना शुरू कर दो, कम से कम 4 पैसे तो आएंगे। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पिता रिक्शा चलाते थे और मेरा घर पैसों की वजह से गिरवी है? राहुल भाई तुमने इसे सब बता दिया, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाकर अच्छी दोस्ती निभाई है तुमने। भाई मेरी बात तो सुन। कोई बात नहीं भाई। और रिया तुम, अगर पिता रिक्शा चलाता था जरूरी नहीं कि बेटा भी रिक्शा चलाएगा। देख लेना, मैं अपनी पढ़ाई के दम पर अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। महेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना शुरू कर देता है। समय बीतता है
तभी एक दिन वो किताबें लिए रोड लाइट के नीचे पेड़ के बेंच पर बैठा पढ़ रहा होता है। तभी उसकी चाची वहाँ आती है और उसकी किताबें छीनकर दूर फेंकते हुए कहती है, ये क्या, तू जब देखो किताबी कीड़ा बनकर रहता है। गरीब की पढ़ाई का कोई मोल नहीं होता है। इस जमाने में मोल है तो सिर्फ पैसे का। कितनी बार कहा है कि ये पढ़ाई छोड़कर कोई छोटा मोटा काम देख ले ताकि मेरे ऊपर का कुछ बोझ हल्का हो, लेकिन तुझे कुछ सुनना ही नहीं है। चाची जी, बस कुछ दिनों की बात है। बड़ी मुश्किलों से मेरा एडमिशन इस IT कॉलेज में हुआ है। अगर मैं पढ़ाई बीच में छोड़ दूंगा तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे सिर्फ पेपर तक की मोहलत दीजिए। अगर मैं पेपर में पास हो गया तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और हमारे हालात भी सुधर जाएंगे। ये सपना तू कहीं और जाके देख, समझा। तेरे कॉलेज में इतने अमीर घर के बच्चे आते हैं कि वो बिना पेपर दिए पास भी हो जाएंगे और उनकी नौकरी भी लग जाएगी, लेकिन गरीबों का कुछ नहीं होने वाला है, समझा। इसलिए चुपचाप घर चल और आग लगा दे इन किताबों को। अपनी चाची की बात सुनकर महेश उदास हो जाता है। उनके जाने के बाद वो दोबारा से अपनी किताबें रोड से उठाकर पढ़ने बैठ जाता है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और एग्जाम के दिन नजदीक आ जाते हैं। महेश दिन रात एक करके पढ़ाई करना शुरू कर देता है। उसे पढ़ते देखकर सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन महेश पर किसी भी बातों का कोई असर नहीं होता। वो पूरी मेहनत के साथ अपने सारे एग्जाम देता है और रिजल्ट आने का इंतजार करता है। एक दिन वो कॉलेज के कैंटीन में बैठा पढ़ रहा था। तभी रिया अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ आती है और उससे कहती है, ये क्या, एग्जाम होने के बाद भी तुम अभी भी पढ़ रही हो? अच्छा, तुम्हें डर है कि कहीं फेल हो गई तो इसलिए पहले से ही अगले साल की पढ़ाई करने की सोच रही हो। लेकिन दोबारा एडमिशन लेने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं? देखो, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे परेशान मत करो, समझी? क्यों, डर गए क्या? तुम गरीब कितना भी पढ़ लो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। जिंदगी तो तुम्हें अपनी गरीबी में ही काटनी है। रिया की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग महेश पर हंसने लगते हैं। तभी महेश अपनी किताबें उठाकर वहाँ से जाने लगता है। राहुल भी वहाँ आ जाता है और महेश का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए रिया से कहता है, रिया, तुम ना अपने काम से काम रखो। इसके फ्यूचर की चिंता तुम मत करो, क्योंकि महेश ना फर्स्ट क्लास से पास हुआ है और हम सब फेल हो चुके हैं। पूरे कॉलेज में टॉप करने के कारण इसके लिए जॉब के ऑफर आ गए। मैं अभी प्रोफेसर साहब से मिलकर आ रहा हूँ। हम पैसे देकर भी पास नहीं हो पाए और ये गरीब अपनी मेहनत से पास हो गया। इसे कहते हैं किस्मत कब बदल जाए कोई नहीं जानता। राहुल की बात सुनकर रिया को अपने ऊपर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो महेश से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है और महेश राहुल को गले लगाकर रोने लगता है। कुछ समय बाद उसकी अच्छी नौकरी लग जाती है और वो अपने घर के हालातों को सुधारने में सफल हो जाता है। इस तरह से गरीब की पढ़ाई रंग लाती है और उसका मजाक उड़ाने वाले लोगों का मुंह बंद हो जाता है। उर्मी पुराने ख्यालातों की सास है, जो अपनी बहू को लोगों की नजरों से दूर रखना पसंद करती है। लेकिन क्या उर्मी की ये सोच उसकी बहू पर चल पाएगी? क्या बहू इसका विरोध करेगी या फिर वो अपनी सास की बात मानकर अपनी सास की मन मर्यादा में रहेगी? चलिए जानते हैं सास बहू की ये 4 दीवारी में कैद होने की कहानी। उर्मी पुराने ख्यालातों की थी। वो अपनी बहू को हमेशा घूंघट में देखना पसंद करती थी। ना उर्मी अपनी बहू को दरवाजे पर आने देती, ना ही किसी से बात करने देती थी। एक रोज किचन में काम करते हुए उर्मी अपनी बहू से कहती है, बहू, अगर कभी मैं घर ना रहूं तो तुझे बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे गेट पर कोई भी आ जाए, समझी? जी माँ जी, जैसा आप कहें। उर्मी के कहने पर सीमा अपने घर के गेट तक नहीं जाती थी। देर रात सीमा का पति अभय घर आता है और वो डोरबेल बजाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि उर्मी सो चुकी होती है और सीमा को गेट खोलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में अभय अपनी पत्नी सीमा को कॉल करता है और सीमा से कहता है, सीमा, गेट तो खोल दो, आज लेट हो गया, ऑफिस में बहुत काम था। माँ जी सो रही हैं, आप लगातार बेल बजाते रहिए। तुम नहीं खोल सकती क्या? नहीं जी, मैं कैसे गेट खोल सकती हूँ? माँ जी ने देख लिया तो मुझे जीने नहीं देंगी। जैसे ही सीमा छुपते छुपाते हुए गेट खोलने जाती है, वैसे ही उर्मी की आंख खुल जाती है और उर्मी उठकर हॉल में आती है और देखती है कि सीमा गेट बंद कर रही है।
और अभय घर आया है। तभी उर्मी अपनी बहू सीमा से कहती है, बहू तुझे आज ही समझाया था ना कि गेट पर कोई भी आए तुझे गेट खोलना ही नहीं है, तो तू क्यों गई गेट खोलने? माँ जी आप सोई हुई थी और ये कब से डोरबेल बजाए जा रहे थे। माँ ये आप कैसी बातें कर रही? कोई आएगा तो सीमा गेट नहीं खोलेगी क्या? बहू नहीं जाएगी इस गेट से बाहर, ये मेरा फैसला है। अभय और सीमा की नई नई शादी हुई थी, वो कहीं घूमने भी नहीं जा सकते थे। ऐसे में अभय अपनी पत्नी सीमा को कहता है, ये क्या माँ हमें कहीं जाने भी नहीं देंगी ऐसे में तो? आपको नहीं, मुझे नहीं जाने देंगी वो इस 4 दीवारी से बाहर। अभी तो हम कहीं अच्छी सी जगह भी नहीं गए घूमने घुमाने। अगली ही सुबह उर्मी के घर विमला का आना होता है। तभी उर्मी अपनी बहू से कहती है, बहू तेरे सर पर पल्लू क्यों नहीं टिकता? और सीमा भी समझ जाती है कि विमला आंटी का आना हुआ है। तभी उसकी सास उसे ऐसा कह रही है। ये सुनकर विमला उर्मी से कहती है, क्या हुआ? सुबह सुबह अपनी बहू को क्यों डांट रही है? मैंने उसे बहुत बार समझाया है कि घर में कोई आए तो घूंघट कर लिया कर। अरे उर्मी, तू भी न जाने कौन सी दुनिया में जी रही है। आजकल की बहुएं तो जीन्स टी शर्ट पहनती है और तू अपनी बहू को घूंघट करवा रही है, वो भी मुझसे। अरे लोगों से मुझे क्या लेना देना, लेकिन मैं अपनी परंपरा नहीं भूली हूँ। उर्मी किसी भी हाल में सीमा को ना बाहर जाने दिया करती, ना ही किसी के सामने बिना घूंघट के रहने देती। एक रोज अभय अपनी माँ से कहता है, माँ अभी तो हमारी शादी को महज 2 महीने हुए, क्या हम कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं? हम का मतलब तू और बहू? हाँ माँ, मैं और सीमा कहीं घूम आते हैं। वो शादी के बाद गेट के उस दरवाजे पर भी नहीं गई और तू बात करता है इसे बाहर लेकर घुमाने जाने की। माँ ये आपने कैसे सोच बना रखी है? घर की बहू घर के दरवाजे पर कदम भी न रखे, ये सब पुरानी सोच को जाहिर करता है। आजकल ऐसा होता भी है क्या? आप ही बताओ। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, तू मुझे मत बता मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, समझा? अब मुझसे ज्यादा सवाल ना कर। अभय अपनी माँ के खिलाफ जा नहीं सकता था और सीमा भी अपनी सास को कुछ कह नहीं सकती थी। अब करे तो क्या करे? सीमा भी अपनी सास की बातें मान लिया करती थी। देर रात करीब 2 बजे घर में चोर घुस आते हैं। ऐसे में इसका पता सीमा को चल जाता है। तभी वो घूंघट करती है और चोरों को देखकर चिल्लाती है, माँ जी घर में चोर घुस आया। सीमा की आवाज सुनकर जैसे ही अभय और उर्मी जाग जाते हैं, वो चोर भाग जाता है और उर्मी हॉल में आकर अपनी बहू से कहती, बहू घूंघट क्यों किया हुआ है और कहाँ है चोर? माँ जी वो चोर आए थे ना, तो मैंने घूंघट करके शोर मचाना शुरू किया था, क्योंकि आप मुझे उन चोरों के सामने बिना घूंघट के देख लेती तो आपको बुरा लगता कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। पहले तो तुम ये बताओ कहाँ गए वो चोर? मेरे चिल्लाने पर भाग गए। बेचारे, तुम्हें देखकर तो डर ही गए होंगे। अगले दिन उर्मी अपने रिश्तेदार के घर जाती है और उर्मी 2 दिन बाद घर आने वाली थी। ऐसे में घर में सब्जियां खत्म हो जाती हैं और सीमा अभय से कहती है, सुनिए जी, घर में सब्जियां नहीं है, आना तो ऑफिस से लेते आना। मुझे आज ऑफिस में बहुत काम है, तो तुम देख लो कैसे क्या करना है। माँ भी घर पर नहीं है तो मार्केट चली जाना। किसी ने उन्हें बता दिया तो वो मुझसे बहुत लड़ेंगी। नहीं बोलेंगी, मैं हूँ ना, संभाल लूंगा। देख लेना, तुम मार्केट से सब्जी ले आना। ऐसे में सीमा घर का पूरा काम करके मार्केट के लिए निकलती है और मार्केट से सारा सामान लेने के बाद जैसे ही सीमा घर आती है तो वो देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला है और जैसे ही वो अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी सास उसका इंतजार कर रही थी और सीमा के आते ही उर्मी अपनी बहू से कहती है, आजा बहू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। माँ मैं मम्मी आने की जरूरत नहीं है बहू, बता क्या लाई है मार्केट से? माँ जी वो मैं सब्जियाँ लेने गई थी। थक गई होगी, पानी लाऊं? माँ जी आप मुझे डांट लो पर ऐसे बात मत करो। उर्मी सीमा से गुस्से में बात कर ही रही होती है क्योंकि उसकी बहू ना सिर्फ आज घर के बाहर कदम रखती है बल्कि मार्केट भी घूम कर आई होती है। ऐसे में सीमा अपनी सास उर्मी से कहती है, माँ जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर क्या गई, तूने घर बाहर कदम रख दिया और कह रही है कि अभय के कहने पर गई थी। माँ जी मैंने उन्हें बोला था सब्जी लाने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, तभी मुझे बाहर जाना पड़ा। एक दिन कुछ और खा लेती, सब्जी नहीं थी तो बाहर क्यों गई तू? ये बहस काफी समय तक चलती है और उर्मी
सीमा का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है। सभी लोग हैरानी से सीमा को देख रहे होते हैं क्योंकि सीमा तो कभी दरवाजे पर भी नहीं आई थी। ऐसे में सीमा को देखकर विमला उर्मी से कहती है, उर्मी, क्यों अपनी बहू को घर से बाहर कर रही है? सब लोग कैसे देख रहे हैं। घर का झगड़ा घर में ही रहने दिया कर। विमला, बीच में मत बोल। आज इसने मेरे ना होने पर घर से बाहर कदम रखा है, अब ये घर से बाहर ही रहेगी। तो क्या हो गया? किसी काम से ही तो गई थी ना वो बाहर। मुझे इसका बाहर जाना पसंद नहीं है। उर्मी, तू अपने ख्यालों को बदल। तेरी बहू जब मार्केट जा रही थी मैंने भी देखा था, उसने अपने सर पर पल्लू रखा था। और आजकल की बहुएं तो अपने सर पर पल्लू भी नहीं रखती है, उसका क्या? मैंने माना कि आजकल का समय पहले जैसा नहीं है। कल को कोई इमरजेंसी आ गई और तू घर में नहीं रही और तेरी बहू भी तेरे सोच के हिसाब से 4 दीवारी में रहेगी, तो उसे बाहर जाने आने की नॉलेज कैसे होगी? ये बातें चल ही रही होती हैं, तभी रास्ते में एक पुलिस वाली जा रही होती है और वो भीड़ को देखकर रुक जाती है और विमला से कहती है, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर? इन्होंने अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिया है। क्यों निकाला तूने अपनी बहू को घर से? क्योंकि इसकी बहू ने घर की दहलीज लांघकर मार्केट जाना सही समझा, इसलिए अभी अपनी बहू को घर से निकाल रही है। ये बाबड़ी पूछ पागल हो गई के? पुराने ख्यालातों को अब तू चलाएगी तो क्या चलेगा? वो तेरी बहू ही है जो तेरी बातों को सुनकर रह जाती है। 4 दीवारी में रहना और घूंघट करना, क्या है ये सब? मैं समझ गई हूँ, अब मैं इसे इसकी आज़ादी नहीं छीन सकती। मैं भी तो किसी के घर की बहू हूँ। अब मेरी सास मुझे बाहर नहीं जाने देगी तो मेरी ड्यूटी का क्या होगा? जी मैं समझ गई, आगे से मैं सीमा को परेशान नहीं करूँगी। इस तरह उर्मी समझ जाती है कि 4 दीवारी में किसी को बंद रखना सही नहीं, वरना हम लोगों को जानेंगे कैसे कि कौन कैसा है, दुनियादारी कैसी है, क्या सही है और क्या गलत।